Reading is essential for those who seeks to rise above the ordinary. Hello friends, my name is Midhavi. I'm a cost accountant and a working professional. I'm here to discuss your 100 marks compulsory paper in ACCA course, which is Strategic Business Leader. The content of the slides have been taken from Kaplan, your course book, right? So without wasting any time, let's start. किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम वो कर क्यों रहे हैं. इस पेपर का पर्पस क्या है हमें ये जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम अच्छे से इसको रीड कर पाएंगे और आगे अपनी नॉलेज को एनहांस कर पाएंगे. सो दिस पेपर इज नेसेसरी टू एनहांस योर प्रोफेशनल स्किल्स फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट. दिस पेपर इज नेसेसरी to inbuild the leadership qualities in you. This paper is necessary so that you can analyze the bigger picture in the sitting today. You can forecast your future. So, अब एक चीज बताइए कि हमारे अंदर प्रोफेशनल स्किल्स थोड़ी बहुत होती हैं, कुछ जो नहीं होती है वो विद टाइम हम डेवलप करते हैं और पॉलिश करते हैं, राइट? प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती हैं, कैसे हम डेवलप करते हैं, वो धीरे धीरे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इस पेपर में हम पढ़ेंगे. एक बार के लिए ये स्लाइड को आप पढ़ लीजिएगा, दैट व्हाई दिस पेपर इज नेसेसरी. एक बार अगर आप समझ पाएंगे तो वील गो विद द फ्लो कि अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है. ठीक है, रट्टू तोता बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बनना है, हर चीज समझनी है, क्योंकि एक बार अगर समझ लिया तो वो लाइफ लॉन्ग याद रहती है. ठीक है, पॉज कर लीजिएगा वीडियो और एक बार ये स्लाइड को पढ़ लीजिएगा. अब हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत सारी प्रोफेशनल स्किल्स हमारे को डेवलप करनी है, डिस्कवर करनी है. ये सारी प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती हैं, वो है कम्युनिकेशन, कमर्शियल एक्यूमेन, स्केप्टिज्म, एनालिसिस, इवैल्यूएशन. ठीक है, हो सकता है मैंने ऊपर नीचे कर दिया हो, बट ये सारी प्रोफेशनल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए. इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, हम धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा. इस पिक्चर को ध्यान से देखिए. इस पिक्चर में ये जो रेड कलर का एम्प्लॉई है वो स्टैंड आउट कर रहा है बाकी सारे अपने कलीग से. वो स्टैंड आउट क्यों कर पा रहा है? हो सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट हो, हर एक ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, बट उसको जानना, उसको तराशना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये तराश पाया अपनी स्किल्स को, तभी ये स्टैंड आउट कर पाया है. तो कौन कौन सी स्किल्स जो जरूरी होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए, मैं यहाँ पे जितना भी जो भी बोलूंगी वो ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से बोलूंगी, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं. इस पेपर को क्लियर करने के बाद एक आप प्रोफेशनल बनेंगे, तो आपको किस तरीके से अपनी सोच रखनी चाहिए वो आपको ये धीरे धीरे मैं बताऊंगी. तो सबसे पहले हो सकता है क्या होगा ही कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, राइट? धीरे धीरे एक एक की डेफिनेशन पे जाएंगे. हो सकता है कमर्शियल एक्यूमेन होगा इसके अंदर, एनालिसिस पावर इसकी अच्छी होगी, स्केप्टिज्म का ये यूज कर रहा होगा और डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छी तरीके से इवैल्यूएशन कर रहा होगा. अभी आप सब सुनिए, अब एक एक शब्द हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन से. वापस से ये पिक्चर आ चुकी है, पिक्चर को ध्यान से देखिए. देखो, पढ़ाने के बहुत तरीके होते हैं जिससे आप समझ पाए. मैं आपको टेक्स्ट से भी पढ़ा सकती हूँ, पिक्चर से भी पढ़ा सकती हूँ, बहुत तरीकों से पढ़ा सकती हूँ, बट पिक्चर अगर कोई देख ले, उसको समझ ले, तो पिक्टोरियल मेमोरी सबकी शार्प होती है. ह्यूमन बीइंग्स में जनरली ये पाया गया है. तो एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देखिए. इस पिक्चर को देख के पता चल रहा है कि दो ह्यूमन बीइंग बैठे हुए हैं. ठीक है, ये कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो सकता है फॉर से ये एक एम्प्लॉई है, ये एक एम्प्लॉयर है.
एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को एक्सचेंज करा इन्फॉर्मेशन और ये बता रहा है कि जो आपने मुझे काम दिया था सुबह करने के लिए, फॉर से कंपनी की टैक्स की रिटर्न मुझे फाइल करने को जो आपने दी थी आज सुबह, वो समझा रहा है कि 194C में आपको 40 लाख पे करना पड़ेगा। कंपनी का टर्नओवर मतलब कंपनी का बिजनेस देख के 194J में आपको 60 लाख पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझाने के लिए वो किस चीज का यूज कर रहा है, सबसे पहले कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, इन्फॉर्म करना, राइट। इन्फॉर्म करना, दूसरी बात पर्सुएट करना, और तीसरा क्लैरिफाई करना। ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समझिए, इंफॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा हमारे को, सामने वाले को, कि भाई हमारी जो टैक्स रिटर्न का डेटा आपने मुझे जो सुबह बनाने को दिया था, उसका निष्कर्ष ये निकला है कि मैंने सारी हमारे जितने भी ड्यूरिंग द क्वार्टर आपने जितने भी सर्विसेज ली हैं, तो उसमें 194C में आपको 40 लाख जो आपने जमा करवाया है 7 तारीख को, वो आपको गवर्नमेंट को रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। 194J में आपको 60 लाख दिखाना पड़ेगा। परसुएट करना, 40 लाख 60 लाख है तो उसकी बैकिंग होगी मेरे पास जो मैंने काम करके दिया है। तीसरा, वो मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई 40 लाख कैसे हो गया, जमा तो 30 लाख करवाया था, आप रिटर्न में 40 लाख कैसे जमा कर दिखा सकते हो, तो नहीं, क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास बैकिंग होगी भाई कि सर हमने 40 लाख ही जमा किया था, आपकी हो सकता है ध्यान से वो बात निकल गई हो। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, हम भी तो कम्युनिकेट ही कर रहे हैं ना। मैं आपको ये चैप्टर को मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। दूसरा, मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ कि आपके चैप्टर में है क्या। तीसरा, मैं आपको परसुएट भी तो कर रही हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो वो कंटेंट मैंने आप काम्प्लान से लिया है, और जो बोल रही हूँ वो मतलब पढ़ के ही बोल रही हूँ, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, राइट, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। तो ये भी एक कम्युनिकेशन ही है। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये जानना कि आपकी इंटेंडेड ऑडियंस कौन सी है। आपको यूजर स्पेसिफिक, यूजर फोकस होना पड़ता है, राइट। अब यूजर फोकस होने के लिए क्या क्या आप चीजें जरूरी समझेंगे, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो यूजर फोकस होने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि आपका जो रेसिपिएंट है वो कौन है। जैसे मेरे रेसिपिएंट हैं स्टूडेंट्स, राइट। अब स्टूडेंट्स को समझाने के लिए उनके जो जितने भी डाउट्स होंगे वो सबसे पहले मुझे सोचने होंगे कि उनको कौन से डाउट्स आ सकते हैं, ताकि वो डाउट्स मैं क्लैरिफाई कर पाऊं। ठीक है। तीसरी चीज वो ये हो सकती है कि जो मैसेज मैं जा रही हूँ, मतलब मैं जो चाह रही हूँ, राइट मैसेज जाना चाहिए टू द राइट पर्सन, राइट। मैं जो चाह रही हूँ वो आप तक, वो जो मेरा आउटफ्लो है आपके दिमाग में इनफ्लो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, ये चीजें कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर नहीं हो पा रहा होता है तो कम्युनिकेशन आपका वो टू द फुल लेवल नहीं है, ताकि क्योंकि आप समझा नहीं पा रहे हैं ना अपनी बात। ठीक है। तो यूजर फोकस होना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि आपकी इंटेंडेड ऑडियंस कौन सी है। तीसरा, उनके माइंड में कौन से डाउट्स आ सकते हैं। प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है कि मैं आपको बोल के भी समझा रही हूँ, स्लाइड्स भी दे रही हूँ, तो प्रेजेंटेशंस प्ले अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन। ठीक है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक बार के लिए ये स्लाइड को 2 मिनट के लिए पॉज कर दीजिएगा और इसको खुद पढ़ लीजिएगा। जो मैंने बोला है वो इसके अंदर होगा। अब मैं आपको ये स्लाइड्स इसलिए चाह रही हूँ कि आप पॉज करके पढ़े, ताकि आपको अपने खुद के नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। आप इधर से ही जॉट डाउन कर लीजिए और रिवीजन आपका हो पाए, क्योंकि जब तक इंसान खुद नहीं पढ़ेगा तब तक उसके दिमाग में जो बोला जा रहा है वो अच्छे से बैठ नहीं पाता है। ठीक है। एक बार के लिए पॉज करके आगे बढ़ जाइएगा। इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये एक स्पीकर है और ये इसकी है इंटेंडेड ऑडियंस। आपने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स, स्पिरिचुअल स्पीकर्स, जितने भी स्पीकर्स हैं उनको सुना होगा।
ध्यान से देखना उनके अंदर जो क्वालिटी होती है, उनके फॉलोअर्स क्यों बढ़े जाते हैं, क्योंकि उनको पता है राइट मैसेज देना टू द राइट पर्सन। अपनी बात को सामने रखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है उनके पास। तो ये तरीका जो वो डेवलप कर पाते हैं, वो क्यों डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि वो ये फोकस कर पाते हैं कि सामने वाले के मन में जरूर कुछ ना कुछ बात चल रही होगी, और वो जो बात है वो उसको मैं किस तरीके से समझाऊं वो उसको आता होगा। तो उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क किया होगा, तभी तो वो इतने सारे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन पाए। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको भी ध्यान रखनी है। द इंटेंडेड ऑडियंस, राइट मैसेज टू द राइट पर्सन। आपको सारे जो क्वेश्चंस कंसिडर करने हैं, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वो है हु इज द रेसिपिएंट, व्हाई दे हैव रिक्वेस्टेड द रिपोर्ट, उन्होंने क्यों रिपोर्ट मांगी है। आप पहला वाला एग्जाम्पल में जाइए, रिटर्न भरनी थी तभी रिपोर्ट मांगी है। ठीक है? उनके क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास होना चाहिए, जो कि लॉजिकल आंसर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो हवा में। ठीक है? क्या पता उनको ऑलरेडी पता हो, तो अगर उनको मेरी अगर इंटेंडेड ऑडियंस को अगर ऑलरेडी पता होगी चीजें, तो भी बताने का एक तरीका होता है, ताकि वो ऑफेंड ना हो, उनको लगे ना कि उनका टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है? और अगर कोई टेक्निकल डिस्कशंस करना हो तो भी वो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले आपको खुद सारी चीजें समझनी होगी, तभी तो वो आप सामने वाले को समझा पाओगे। ठीक है? तो हमने सबसे पहली स्किल्स के बारे में पढ़ा, वो थी कम्युनिकेशन। अब सेकंड पे चलते हैं। वापस से एक फोटो आ गई, एक बार इस फोटो को ध्यान से देखिए। फोटो में मुझे देख के लग रहा है कि एक सीनियर है, वो कुछ पाई चार्ट या डायग्राम को डिस्कस कर रहा है, और बाकी जूनियर्स अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है? अब सबसे पहले एक एग्जाम्पल पर चलते हैं, फिर हम वापस से डेफिनेशन पर आएंगे। दो कंपनी है, ये एक लाइफ एग्जाम्पल है जो कि हमने सबने देखा है। ठीक है? ऑल ओवर इंडिया दो कंपनी है। एक कंपनी का नाम है जियो और एक है एयरटेल। ठीक है? जियो ने फ्री सिम्स देना स्टार्ट कर दिया और बोला 1 मंथ के लिए आपका डेटा और कॉलिंग फ्री है। ठीक है? अब इससे क्या हुआ, एयरटेल के बिजनेस को भारी नुकसान हुआ। ठीक है? जियो तो ये चाहता था कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कि एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो खत्म ही हो जाए और सिर्फ मोनोपोली चले जियो की। ठीक है? अब एयरटेल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एयरटेल को पता चला कि उसके यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम कैसे पता चली? उसको पता चला, जियो ने एक रात को बोला कि एक शाम को अनाउंसमेंट दे दी कि हम जियो सिम को अंबानी जी, वो नीता अंबानी जी आई और उन्होंने बोला कि हम फ्री सिम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं कॉलिंग वॉलिंग और ये सारी चीजों के लिए। तो जियो एयरटेल को इन्फॉर्मेशन मिली, अगले दिन न्यूज़पेपर में भी आ गया। ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन का जरिया क्या हुआ? मीडिया। ठीक है? अब जब ये चीजें इंटैक्ट हो गई तो लोग तो फ्री सिम्स के लिए जाएंगे। इंडिया है भाई, फ्री सिम्स तो चाहिए ही चाहिए, कॉलिंग और डेटा जो मिल रहा है, और वही कॉस्ट जो एयरटेल दे रहा था अप्रोक्स 2000 की, ये फ्री में दे रहा है। ठीक है? तो अब लोग तो फ्री के लिए जाएंगे, तो इससे एयरटेल के बिजनेस को भारी नुकसान होने लग गया। तो उसने सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन ली, उसको मिली, उस इंफॉर्मेशन पे उसने वर्क करना स्टार्ट किया। क्योंकि कितना भी कुछ, कोई भी कंपनी हो, फ्री प्रोडक्ट एक हद तक ही देती है, उसके बाद वो चार्ज करना स्टार्ट करती है। ये चीज एयरटेल वालों को तो पता थी, तो उसने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। राइट? और फिर उसने 4G और 5G का मतलब इंडिया में वो लेकर आए। राइट? तो टेक्नोलॉजी पे वर्क करना स्टार्ट किया। अलग अलग जगह पे जहाँ पे एयरटेल्स के नेटवर्क नहीं थे, वहां पे उसने नेटवर्क स्टेब्लिश किए। ठीक है?
और फिर वो कम बैक कर पाया अपने ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर। तो इन सारी स्किल्स का होना इज नोन एज कमर्शियल एक्यूमेन। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। ये है एयरटेल का हेड। इसने एनालाइज किया, सारी चीजें समझी अपने कलीग्स की अगर वो कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, और कम बैक किया। सो कमर्शियल एक्यूमेन इज डेमोन्स्ट्रेट अवेयरनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एंड वाइडर एक्सटर्नल फैक्टर्स affecting the work of an individual or a team contributing to the wider organizational objective। अवेयरनेस डेवलप करना कि भाई आने वाला है तो हम कैसे कम बैक करें, जियो वाले फ्री सिम्स देने वाले हैं तो हम क्या करें, यूज करना अपने दिमाग को, जजमेंट रखना, आइडेंटिफाई करना कि इश्यूज क्या है, और उसके बाद अपना अंडरस्टैंड करके कम बैक करना इज नोन एज कमर्शियल एक्यूमेन। द बेस्ट वे टू एक्वायर द कमर्शियल एक्यूमेन इज एक कोट आपने सुना होगा, दैट रीडिंग इज पावर। मैंने जब ये क्लास स्टार्ट की तब भी ये बोला दैट रीडिंग इज एसेंशियल फॉर दोज हु सीक्स टू राइज अबव द ऑर्डिनरी। ठीक है, तो रीडिंग अगर आपकी बहुत अच्छी होगी, आपकी नॉलेज अगर अच्छी होगी, तो आपके अंदर सही गलत सोचने की स्किल्स धीरे धीरे अपने आप ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम ये जब स्टेप करेंगे, इफ वी स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर पर्सन, वी विल गेट टू नो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और ये धीरे धीरे अपने आप डेवलप होती हैं। ऐसा है नहीं कि किसी के अंदर डेवलप नहीं हो सकती है, स्किल्स होती हैं। तो इन सब के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। वी हैव टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर पर्सन एंड टू थिंक कि वो कैसे सोच रहा होगा, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा पाएं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल कर पाएं। ठीक है, व्हाट इन्फ्लुएंस वेदर दोस डिसीजन टर्न्ड आउट टू बी सक्सेसफुल और नॉट। हम जो सोच पा रहे हैं, जैसे एयरटेल 4G और 5G लाया, तो उसके डिसीजंस टर्न्ड आउट टू बी सक्सेसफुल है ना, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सोचने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दो स्किल्स तो हमने पढ़ ली है, अब तीसरी पर जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट स्किल है एनालिसिस। एक एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं। मान लीजिए एक स्टेट है, स्टेट ले लेते हैं हम राजस्थान। इसका कैपिटल क्या है? जयपुर। अब हमें सेंसस का डेटा लेना है, हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, हम डोर टू डोर जाएंगे और देखेंगे कि हम कितने लोग हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को फिर हम वापस से एक बार देखेंगे कि सही है या गलत है। वो कौन देखेगा? जनरली सीनियर्स देखते हैं, और आप खुद भी देख सकते हो। तो जो सेंसस के ऑफिसर्स हुए, पहले तो उन्होंने भेज दिया अपने जूनियर्स को जानने के लिए कि एक घर में कितने लोग रहते हैं, और डोर टू डोर वो गए। ठीक है, ऑल ओवर एरिया बांट दिए सब लोगों ने, और डोर टू डोर गए। फिर सीनियर सैंपल बेसिस पे चेक करने गए कि वो सारी चीजें जो उन्होंने लिखी हैं, हमारे सामने जो फैक्ट्स रखे हैं, वो सही है या गलत है, ये चीजें हम देखने सीनियर्स को गए। उसके बाद फिर एक प्रेजेंटेशन के लिए फॉर्मली हम रख पाए कि भाई जयपुर में 60% ऑफ द टोटल इंडिया लोग रहते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि 60 रहते हैं, बट एक बार के लिए फॉर से आप ये एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, 60% रहते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम गए कलेक्शन ऑफ डेटा में। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद हमने वो जो डेटा है उसको, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको देखा, समझा, और रिलाई करने के लिए हम एक बार चेक करने के लिए भी गए।
ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। एनालिसिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना ताकि आप कुछ निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाल पाए उससे, ठीक है। द डेटा मस्ट बी structured and we don't have to present the data in scattered form, ठीक है, we have to present the data in the form which is meaningful to the other person. Analysis, investigate the relevant information, inquire करना, सीनियर्स गए थे, ठीक है। और तीसरा कंसिडर करना इंफॉर्मेशन, कंसिडर करने के बाद ही तो हम निष्कर्ष कर पाएंगे कि जयपुर में 60% जो मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का 60% जयपुर में रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स को पढ़ने के बाद ही हम कंसिडर कर पाए 60% रहता है या नहीं रहता। Analysis is something to examine in detail in order to discover meaningful or essential features. मैं आपको पहले ही बता चुकी थी that it must be structured. And analysis doesn't mean to describe. Analysis means to consider the facts that is available to us and draw a suitable conclusion कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको बोला गया कि बताओ कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कैसी है। अगर हमें कमेंट करने के लिए बोला गया तो हम कमेंट कर लेते हैं कि वो बेसिक और फंक्शनल स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन का। अब अगर हमें एनालाइज करने के लिए बोला जाए तो हम क्या करें। एनालाइज करने के लिए हमको 3 C's बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉजेस, कंटेक्स्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कॉजेस, कंटेक्स्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई बेसिक है तो क्यों है, बेसिक है तो क्यों है, तो हम पहले उसकी डीप कॉज में जाएंगे। फिर जब बेसिक है हमें पता चल गया तो एक बार के लिए हम कंसिडर करेंगे वाइडर पिक्चर कि अगर ये बेसिक है, फॉर से हम चेंज कर लेते हैं इसको तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। पहले बेसिक है ये हमने जान लिया, दैट इज द कंटेक्स्ट। दूसरा दैट इज द कॉज, ठीक है। तीसरा हम जानेंगे वाइडर पिक्चर को देखकर कि क्यों उन लोगों ने डेवलप नहीं किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, क्या हो सकता है अगर ये सेगमेंटेशन करके या अपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करके आगे ये ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिक की जगह वो डाइवर्सिफाई कर पाए, दैट इज द कंटेक्स्ट। एंड कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हमने ये किया तो क्या होगा, ये सारी चीजें एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैंने अब एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे ही हमने सेंसस का डेटा लिया हमने उसके साथ साथ ये भी पूछवाया कि आपकी कंपनी, आपके घर में कितने वेजिटेरियन हैं, कितने नॉन वेजिटेरियन हैं। अब कंक्लूजन अगर मुझे कोई मेरा जूनियर दे और बोले कि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, भाई कुछ मतलब कितना, फैक्ट्स तो दोगे, न्यूमेरिकली तो कुछ आप मुझे फिगर बताओगे। अब जब तक अगर मैं आपको बोलूं कि 50% वेजिटेरियन है, 50% नॉन वेजिटेरियन है, दैट मेक्स सेंस। बट ये बोलना कि कुछ नॉन वेजिटेरियन है कुछ वेजिटेरियन है, दैट डजंट मेक सेंस, ठीक है। तो योर डेटा मस्ट बी सेंसिबल, जिसको आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हो या प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। दैट कंप्लीट्स आवर एनालिसिस। हमने 3 प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, सेकेंड है कमर्शियल एक्यूमेन और तीसरा हमने पढ़ा एनालिसिस। कम्युनिकेशन का मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। कमर्शियल एक्यूमेन का मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, जियो और एयरटेल का। और अभी जो मैंने आपको एनालिसिस का एग्जांपल दिया, सेंसस का, ठीक है। मैं ये रिपीट इसलिए कर रही हूं ताकि आप भूले ना। अगर आप एग्जाम्पल और पिक्चर्स जो इसमें है वो याद रखेंगे तो कंटेंट तो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, पेपर में। आगे बढ़ते हैं। इस बार पिक्चर नहीं आई, डायरेक्ट डेफिनेशन आ गई। नहीं, डेफिनेशन आई है लेकिन पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे।
2 मिनट का पॉज करके आप ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब सैलरी डिस्पर्स होती है एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज के खुद की जो पर्सनल अकाउंट्स है उसमें डिस्पर्स होती है। मतलब कि उनका एक कोई सिंगल बैंक अकाउंट नहीं है, कंपनी के एम्प्लॉयज का सिंगल बैंक अकाउंट नहीं है जिसमें मतलब फॉर से हम बोल दें कि भाई सैलरी डिस्पर्स करा दो और हम उनको एक्सेल शीट दे दें बैंकर्स को, ठीक है। अभी क्या होता है कि एक बैंक को हम बोलते हैं और वो डिफरेंट जो एम्प्लॉयज के अलग अलग जहाँ जिस लोकेशन में बैंक है वहां पर सैलरी डिस्पर्स करा देता है, ऑर्डर्स जो क्लाइंट उन्हें देता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक को जो ऑर्डर देता है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि क्यों ना एक बैंक को हम फिक्स कर दें कि इस जो भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है उसकी सैलरी, उसका अकाउंट इस बैंक में होना चाहिए और सैलरी आपको इसी अकाउंट में मिलेगी, विच इज द सैलरी अकाउंट कंसेप्ट विच इज वेरी पॉपुलर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में आएंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आएंगे, तो ये बहुत कॉमन कंसेप्ट है। तो अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में तो ये है नहीं, बट वो चाहता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें होनी चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट लीडर्स हैं, जो हेड्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। वो क्यों होने चाहिए? क्योंकि जनरली जो कॉर्पोरेट सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो बेनिफिशियल होता है एम्प्लॉयज को, क्योंकि वो बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स और बहुत सारे एंसिलरी बेनिफिट्स दे देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे डेटा दे दिया फ्री में, सब्सक्रिप्शन दे दिया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का फ्री में, तो ये सारी चीजें कॉर्पोरेट सैलरी स्ट्रक्चर में होती है। अब हम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कॉर्पोरेट सैलरी स्ट्रक्चर हमें लेना है, तो बहुत सारे बैंकर्स आए अपना स्कीम लेके उनके पास कि फॉर से आईसीआईसीआई बैंक ले आया कि हमारा ये प्रपोजल है, ये बेस्ट है हमारे लिए। एचडीएफसी बैंक ले आया कि ये मेरा प्रपोजल है, ये हमारा सबसे बेस्ट है, कंपनी में इंडस्ट्री में यही चलता है। एचएसबीसी बैंक ले आया और बीओबी ले आया। तो सारे बैंक अपने अपना सैलरी प्रपोजल उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करने लगे, ठीक है। तो अब आ गया इनके पास सैलरी स्ट्रक्चर। अब जो एक दो एम्प्लॉयज को उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया और बोल दिया कि आप इस सैलरी स्ट्रक्चर को कंपेयर करिए। कंपेयर करने के बाद पता चला कि ये सारे लोग जो बोल रहे हैं मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है, इसमें सबके अंदर कुछ ना कुछ मेरिट्स, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स है, ठीक है। और कोई भी सेम नहीं है, सबका अलग अलग है, लेकिन जो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा वो हम तो वो ही लेंगे ना, जो बेनिफिशियल और फ्रूटफुल होगा कंपनी के लिए, हम तो वो ही इम्प्लीमेंट करेंगे, बाकी तो हम करेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें करने के लिए कंपैरिजन शीट बनी और फिर जो जूनियर्स है उन्होंने अपने उनके जो मैनेजमेंट है उसको प्रेजेंट किया डेटा कि भाई ये है। मैनेजमेंट ने पढ़ा और बोला कि यार सारे बैंकर्स तो बोल रहे थे हमारा बेस्ट है, हमारा बेस्ट है, हमारा बेस्ट है, लेकिन बेस्ट तो देखा जाए तो आज सच तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने बैंकर्स के साथ मीटिंग रखी कि भाई आपका बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है, ठीक है। बैंकर्स ने बताया कि हमारा बेस्ट इसलिए है फॉर सो एंड सो कि हम मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म का वो दे रहे हैं, हमारा जो अकाउंट है वो जीरो सेविंग अकाउंट है, मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट है, जीरो बैलेंस में भी आप कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा नॉमिनल चार्जेस 17 रुपए या 20 रुपए जो भी इंडस्ट्री रेट है वो कटेंगे। कंपनी ने ये सारा एनालाइज किया, देखा और उसके बाद फिर डिसीजन लिया। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म is probe deeply into the underlying reasons of the issues. What is the issue? Salary structure नहीं है कंपनी में. This is the issue. Question the facts and opinions and assertion which are being presented to you. क्या क्वेश्चन किया? प्रपोजल्स क्वेश्चन किया हमने. चैलेंज इन्फॉर्मेशन, मीटिंग्स रखी और चैलेंज किया इन्फॉर्मेशन कि भाई जो आपने इन्फॉर्मेशन डेटा प्रेजेंट किया है, आप जो बोल रहे हो मेरा बेस्ट है, तो बेस्ट क्यों है? 2 मिनट का पॉज करना, फिर वापस से डेफिनेशन पढ़ना. आई होप इस एग्जाम्पल
से ये डेफिनेशन आपको इजी होगी पढ़ने के लिए, नहीं तो अगर वैसे पढ़ते तो थोड़ा सा टफ पड़ जाता। एंड हेयर इट इज, पिक्चर आ गई। तो पिक्चर में ये है, अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, राइट एंड रॉन्ग मतलब कौन सा प्रपोजल अच्छा है कौन सा नहीं है, उसके लिए क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्केप्टिज्म में क्वेश्चनिंग द फैक्ट इज प्लेज द क्रूशियल रोल, क्वेश्चनिंग द फैक्ट्स एंड डेटा प्लेज द क्रूशियल रोल। Not taking the thing as the face value, it is very important in understanding the meaning of skepticism। जो मुझे प्रपोजल दिया बैंकर्स ने, मैंने बोला कि नहीं आपका बेस्ट है तो क्यों है, उन्होंने फेस पे तो बोल दिया मेरा बेस्ट है। तो नॉट टेकिंग द थिंग्स एट द फेस वैल्यू, वी हैव टू क्वेश्चन what are the weakness, merits and demerits हर एक के कॉर्पोरेट सैलरी स्ट्रक्चर के थे। तो वी हैव टू लुक इनटू द वीकनेसेस, अगर उसने बोला है तो ऐसा क्यों बोला है वो देखना, ठीक है। किसने डेटा बनाया है, वेदर दे आर कॉम्पिटेंट और नॉट। जो सैलरी स्ट्रक्चर मुझे बैंकर्स ने दिया है, उनकी सैलरी विंग, वो जो डिपार्टमेंट वो सैलरी स्ट्रक्चर देता है, उन्होंने ही दिया है नहीं दिया, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक बेटर डिसीजन के लिए, बेटर आउटकम के लिए, ठीक है। जो अब क्या होता है, एक चीज और इम्पोर्टेंट इसमें याद रखना, एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हुए मैं जाती हूँ। एक HDFC बैंक ने लिखा हुआ था कि हम आपको मेडिकल टॉपअप देंगे, आपको 1200 रुपए एनुअली देने, तो हम आपको मान लीजिए 6 lakhs का मेडिकल टॉपअप देंगे, 6 लाख का मेडिकल टॉपअप देंगे। अब उसके अंदर एस्ट्रिक लगा हुआ था, और पीछे वाले जब एस्ट्रिक का हम मीनिंग जानने के लिए पीछे गए, वो नहीं होते हैं जो एस्ट्रिक्स के पीछे, अगर हम पीछे सैलरी प्रपोजल्स के जाएंगे तो एस्ट्रिक का नीचे मीनिंग डिफाइन होता है, या नीचे होता है या पीछे होता है नोट्स में। तो पीछे लिखा हुआ था अप टू ₹3 लाख डिडक्टेबल। इसका मतलब बहुत इनडेप्थ था। इसमें ये हुआ था कि आपको 6 लाख का जो हम मेडिकल टॉपअप दे रहे हैं, उसमें से 3 लाख जो हैं, आप पहले उसका खर्चा लेकर हमें प्रूफ्स दीजिए कि आपने 3 लाख का खर्चा किया है, कर लिया है, उसके बाद हम 6 लाख का मेडिकल टॉपअप देंगे। तो जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी उसको आपको इनडेप्थली पढ़ना है और ये देखना है कि कोई इनडेप्थ मतलब छुपा हुआ मीनिंग तो नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बायस तो है नहीं, क्योंकि हम फेस पे तो ये लग रहा है कि यार ये तो जो बोल रहे हैं 6 लाख का बेनिफिट 1200 रुपए में एनुअली बेस्ट है। इनडेप्थ मीनिंग जानना है, ठीक है। जरूर कुछ ना कुछ होगा जो उन्होंने अभी प्रेजेंट नहीं किया और बाद में बोले कि आपने डॉक्यूमेंट तो साइन कर लिया है तो आपको माननी पड़ेगी ये चीज। तो skepticism is before taking decision you need to analyze, you need to question the facts, you need to challenge the facts and you need to come into the conclusion, जिससे आप satisfy हो जाएं और बोलें कि नहीं आप in depth meaning नहीं बचाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। evaluation और analysis में माइनर फर्क है। एनालिसिस इज समथिंग कि प्रेजेंट कर देना डेटा, इवैल्यूएशन इज कमिंग इनटू द कंक्लूजन, कमिंग टू द कंक्लूजन। और जो हम फ्यूचर में जो हम पास्ट में डिसीजंस ले चुके हैं, जो ऑलरेडी हमने डिसीजन ले लिए हैं, मान लीजिए उनमें कुछ कमी पेशी रह गई तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने फ्यूचर्स के डिसीजन को लेना, दैट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज एनालाइजिंग योरसेल्फ एंड कंक्लूडिंग कि आगे जब भी होगा फ्यूचर और प्रेजेंट हम अपना कैसे ठीक कर पाए, दैट इज इवैल्यूएशन। Let's get into the formal definition of evaluation. Evaluation is assess and use of professional judgment while considering the organizational issue, problems, or making decisions, or when making decision, taking into account of the implications of such decision on an organization and those affected. जो पहले पास में हम डिसीजन ले चुके हैं
उसमें अगर कोई हम इफेक्ट हुए हैं तो इवैल्यूएट करेंगे, हम वो जान के देखेंगे कि भाई क्या गलत रह गया उस समय, जो कि अभी हमें अभी नहीं करना है, ताकि हम चीजें आगे स्मूथ कर पाएं और प्रेजेंट में स्मूथ कर पाएं। एस्टिमेट करना ट्रेंड को, आपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखना, एस्टिमेट करना कि अगर हम ये डिसीजन आज ले रहे हैं तो इससे मेरी फ्यूचर इफेक्ट तो नहीं होगा ना, प्रेजेंट तो इफेक्ट नहीं होगा ना, मेरी कंपनी के प्रॉफिट को तो फर्क नहीं पड़ेगा। और अपने ओपिनियन फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली देखना, बैलेंस करना, सब सही है या नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी है, कंपनी ने सोचा कि मैं अपना जो अभी जो प्रोडक्ट है उसको डाइवर्सिफाई करूंगी। अभी कंपनी सोप बनाती है, अब उसने बोला कि मैं जाऊंगी वो चाय पत्ती जो होती है वो बनाने, ठीक है। अब देखो, एक जगह सोप है और एक जगह टी है। कंपनी चाहती तो डिटर्जेंट में जा सकती थी, और अगर वो डिटर्जेंट में जाती तो इसको हार्डली कोई कॉस्ट पड़ता और वो प्रॉफिटेबल अपना इंक्रीज कर पाती, लेकिन वो जा रही है टी में। तो भाई इसके जूनियर्स ने बोला और देखा और बोला कि नहीं सर, जो आप ये डिसीजन ले रहे हो, मैनेजमेंट को बोला कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो गलत है, आप टी में जा रहे हो, दैट इज टोटली ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सेगमेंट, व्हाई यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर द डिटर्जेंट, व्हाई नॉट ऑप्टिंग फॉर द, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग सोप, सो व्हाई यू आर नॉट गोइंग फॉर द किचन में भी एक आते हैं ना सोप्स जो आजकल जो रिनविन चलते हैं, मतलब विम चलते हैं, व्हाई नॉट गोइंग फॉर द लिक्विड वन जो कि आपके किचन में काम आ जाए, व्हाई नॉट गोइंग फॉर दैट, ठीक है। अब जो जूनियर्स ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, तो जूनियर्स ने ये इवैल्यूएट किया और तभी तो मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर पाया। अब फिर मैनेजमेंट को लगा कि हाँ जूनियर्स जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और फिर जब उन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन किया, वो इन सारी चीजों में किया, एंड कंपनी टर्न्ड आउट टू बी प्रॉफिटेबल। तो इन सारी चीजों में जूनियर्स ने क्या किया, इवैल्यूएट किया, एसेस किया कि किस तरीके से जो मैनेजमेंट ले रहा है, हो सकता है उनका डिसीजन उस समय प्रॉफिटेबल होता, बट अगर वो अपने ही सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करेंगे तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो जूनियर्स ने एसेस किया, एस्टिमेट किया, आसपास देखा कि भाई कुछ हमारे जो ट्रेंड्स हैं उनसे पता चला कि अगर ऐसे डाइवर्सिफाई करेंगे तो प्रॉफिटेबल होगा, ने फैक्ट्स प्रेजेंट किए ताकि वो डिसीजन ले पाए। कंक्लूडिंग योर फैक्ट्स इज इट्स द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन, कंक्लूडिंग द फैक्ट्स एंड डेटा, राइट। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आपको इवैल्यूएशन के लिए एक बैलेंस रखना होगा, बैलेंस आर्ग्यूमेंट देखने होंगे, आपके प्रोज एंड कॉन्स आपको बैलेंस करने पड़ेंगे, तभी आप चीजों को अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएंगे या डिसीजंस के आउटकम पे आ पाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी को देख के लग रहा है कि एक प्रोजेक्ट की हायर एनपीवी है, तो हमें ये प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना चाहिए ना, रुको, ये आपके डिसीजन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन इसी के बेसिस पे आप डिसीजन ले ले, दैट इज नॉट फेयर। आपको आपके ये भी देखना पड़ेगा कि कोई इन्वायरमेंट को हानि तो नहीं हो रही प्रोजेक्ट ए से। आपको ये भी देखना होगा कि हो सकता है नियर फ्यूचर में प्रोजेक्ट बी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। आप बोलोगे एनपीवी तो उसकी ज्यादा है प्रॉफिटेबल, डिमांड अगर इसकी बढ़ गई तो ठीक है। तो आपको आपके एनवायरनमेंट को, आपके कलीग्स को, आपके आसपास की चीजों को अच्छे से देखना होगा, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। तो इट कमिंग बैक अगेन कि वन शुड हैव अ बैलेंस आर्ग्यूमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक कार के कंपोनेंट को कोई मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। अब उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो अभी कॉस्ट आ रही है वो फॉर से 10,000 है। अगर हम चाहें तो वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं 8,000, बट वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ वारंटी। मतलब हम जो अभी
अभी अपने कस्टमर्स को वारंटी देते हैं कि 2 साल तक की आपको इस चीज में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो 2 साल की वारंटी देंगे हम आपको, वो हमको कॉम्प्रोमाइज करके 1 साल तक लानी पड़ेगी, क्योंकि अब हम कंपोनेंट को जो बना रहे हैं उसमें कम वो चीजें यूज कर रहे हैं, मतलब कम जो मतलब एक होता है सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं, ना कि हम वो मेन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर पाए। एक तरीके से देखा जाए तो प्रोडक्ट की कॉस्ट तो कम हो गई, लेकिन जो हमारे कस्टमर्स हैं हो सकता है कि वो चीप कंपोनेंट को देख के हमसे वो दूर हो जाए। तो वी नीड टू थिंक कि आपको जो डिसीजन आप ले रहे हैं कॉस्ट को कम करने के लिए, अगर कॉस्ट को कम किया तो फायदा किसको होगा? जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फायदा होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट के कस्टमर हैं उनको तो नुकसान हुआ ना। तो वन मस्ट should have a balanced argument in order to come into a better decision और better outcome। कोई भी चीज को करने के लिए आप उसका रिटर्न तो देखेंगे, लेकिन उसके साथ आपको उसकी रिस्क भी देखनी होगी। तो रिस्क एपेटाइट आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये हमने अब जो लास्ट जो हमारा टॉपिक था इवैल्यूएशन, अब कंप्लीट कर दिया है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। कापलान का अगर आप पेज नंबर 13 देखेंगे तो उस पे एक क्वेश्चन है स्केप्टिज्म का, और पेज नंबर 16 देखेंगे तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड वैल्यूज के ऊपर। मैम आप सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं करा रहे हो? 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, एक बार आप पढ़िएगा, आपको समझ में नहीं आए तो आई एम ऑलवेज देयर कि मैं आपको वो क्वेश्चन समझा पाऊंगी। हो सकता है क्या पता हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उससे पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर ले, लेकिन तब तक के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पता तो चले कि अभी जो समझाया है वो आपको समझ में आ नहीं रहा है या नहीं आ रहा। और वो एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन हम स्केप्टिज्म का लेते हैं। ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो आपके बुक के कापलान पे भी मिलेगा, एक बार आप पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं। You work in the merger and acquisition division of a global food incorporation, a multinational group that specializes in the food and drink products. The company has grown primarily through acquisition, targeting the small businesses. मतलब acquisition का इसका काम रहा है कंपनी का, targeting the small businesses that have the high quality products, but lack the financial, managerial and marketing resources to fully exploit them. तो हम मर्जर एंड एक्विजिशन डिवीजन ग्लोबल में काम करते हैं। एक कंपनी है कैंटर आइसक्रीम, इज अ स्मॉल आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर सेटअप बाय जॉर्ज कैंटर, न्यूट्रिशनल बायोलॉजिस्ट। George has developed a way of making low-fat, non-dairy ice cream that tastes just as good as traditional dairy high-fat products. George has financed the company through its first year from personal savings and by taking out a second mortgage on his home, and had some success in winning sales contract from the local healthy shops. He is considering selling the company to release equity. अब ये चाहता है कंपनी को रिलीज करना। जॉर्ज कैंटर के बारे में हमने पढ़ा जो कि आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर। जॉर्ज हैज अप्रोच्ड यू, क्योंकि आप मर्जर एंड एक्विजिशन सेल्स में काम करते हैं, टू डिस्कस द पोटेंशियल वैल्यूएशन एंड हैज प्रोवाइडेड द फुल डिटेल्स। ठीक है, अब वो मेरे पास आया, मुझे पूछ रहा है कि भाई वैल्यूएशन क्या होगी मेरी कंपनी की। नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट उसने मुझे बताया और बोला है कि 60 का मुझे सेल्स होगा, जिसमें से 15 का कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 45 कॉस्ट प्रॉफिट हुआ, और अभी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 10 है, तो 35 का नेट प्रॉफिट होता है। जबकि जो हमारे पास एक्चुअल फर्स्ट ईयर का है वो पता चला 30 की सेल्स हुई, 10 का कॉस्ट वो हुआ, 20 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बचा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 5 है, और जॉर्ज की सैलरी उसने निकाल ली, वो 10 है। ठीक है, एक्सप्लेन 5 रीजंस व्हाई यू शुड एक्सरसाइज स्केप्टिज्म रिगार्डिंग द फिगर्स प्रेजेंटेड बाय जॉर्ज। अब अगर जॉर्ज को मैं देखूं तो जॉर्ज एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है, वैल्यूएशन एक्सपर्ट तो नहीं है, तो उसने जो वैल्यूएशन दिया है हो सकता है वो गलत हो सकता है ये जॉर्ज जो अपनी डेटा प्रेजेंट कर रहा है वो अनऑडिटेड है, पता चला, ऑडिट करने जाए तो
कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाए। सबसे पहले प्रोफेशनल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये जो डेटा है वो हो सकता है कि बना सही ना हो सकता है सही भी बना हो, लेकिन हो सकता है सही ना बना। हम स्केप्टिज्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं हर चीजें, हम एनालाइज कर रहे हैं। एयरटेल का एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा अनऑडिटेड है, जब ऑडिट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स आए। तीसरा ये देख के पता चल रहा है कि हो सकता है अभी ये जो न्यूट्रिशनल आइसक्रीम बायोलॉजिस्ट है, इसका जो फेस वैल्यू है वो ही इसकी कंपनी की वैल्यू हो। जरूरी तो नहीं है ना कि अगर हम ये एक्वायर कर लेंगे तो हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है। बाकी के 2 रीजंस, 3 तो हमने सोच लिए, एक्सपीरियंस नहीं है, अनऑडिटेड है, और जो ये हमारी कंपनी को जो ये होगी जॉर्ज की फेस वैल्यू तो है नहीं है, फेस ये प्रॉफिटेबल हुआ नहीं हुआ, ठीक है। बाकी के 2 हम एक बार ये जो आंसर दे रखा है उसको देख के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आंसर मैंने प्रोवाइड कर रखा है, एक बार देखें बुक में भी तो क्या लिखा हुआ है। एक्सपर्टीज है नहीं है, मोटिवेशन है या नहीं है। जॉर्ज चाहता है कि वो अपनी इक्विटी रिलीज करे। इक्विटी रिलीज करने के लिए वो अपने कंपनी को ऐसे तो नहीं दिखा रहा ना कि है ना कि हमारे जो कंपनी का बड़ा चढ़ा के बता रहा हो चीजें कि हमारी कंपनी में इतना प्रॉफिट्स है, ये नहीं है, ठीक है। जब हम अनऑडिटेड है, ऑडिट करने जाए तो पता नहीं क्या पता चले। हो सकता है कि कोई ऐसी कॉस्ट छुपी हुई हो, कैटेगरीज हो जो कि मिसिंग हो, और प्रॉब्लम्स विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने आपको बताया। तो ये सारे 5 रीजंस स्केप्टिज्म को यूज करके ही आपको पता चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर। XYZ is a large manufacturing company that specializes in innovative use of new technology. Forecast result for the next years are as follows. Revenue is 100 million, profit is 20 million. Unfortunately, both of these are around 10% lower than the actual results for the last year. So the directors are looking for the new investment opportunities. One new possibility is project, कोई एक प्रोजेक्ट दे रखा है which involves the use of new pioneer composite material with exciting properties that are still being researched. The cash flow for the new project are estimated. Probability हो सकती है 40%, NPV में तो 30 मिलियन हमारे पास आ सकते हैं। अगर 50% हो तो 2 बिलियन आ सकते हैं, और अगर 10% हो तो 120 मिलियन नेगेटिव आ सकता है। The expected value of the future outcomes is profitable 1 million. Should the company proceed with the project? अब देखो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे दिखाई गई है, तो अब वी शुड नॉट टेक द डेटा एट द फेस वैल्यू, जो कि हमने एनालिसिस पे पढ़ा था। अब दिखने में तो दिख रहा है कि हमारे को 1 मिलियन का प्रॉफिट होगा, बट जरूरी तो नहीं है कि 1 मिलियन का प्रॉफिट हमें अभी फोरकास्ट कर पा रहे हैं। होगा नहीं होगा तो बात की बात है। तो हमें जो डेटा दे रखा है वो एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके पता चला कि जो 10% प्रॉफिट है, जो 10% प्रोबेबिलिटी है एनपीवी की, वो हो सकता है हमारी कंपनी को बैंकरप्ट कर दे, हो सकता है हमारे शेयर होल्डर्स को नुकसान हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। बट ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये सारी चीजें प्रॉफिटेबल भी टर्न आउट कर सकती हैं, ठीक है। तो हमें इसमें एनालिसिस का यूज लेना है, और अपने आंसर जब राइट करेंगे तो हम ये बताएंगे कि फेस वैल्यू पे तो दिख रहा है कि प्रॉफिटेबल है, बट वी शुड नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स लुकिंग एट द फेस वैल्यू। हमें हर एक प्रोबेबिलिटी को डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा, और ये भी बताना है उसमें कि 10% की प्रोबेबिलिटी हो सकता है बैंकरप्ट कर दे, हो सकता है मेरे स्टेक होल्डर्स को नुकसान दे दे, और हो सकता है कि प्रॉफिटेबल भी दे दे, क्योंकि 40 और 50% की प्रोबेबिलिटी भी है हमारे पास। एक बार ये आंसर आप खुद पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। हम धीरे धीरे हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आज के लिए मैं आपको बोल देती हूँ कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। 2 आपके क्वेश्चंस हो सकता है हम नियर फ्यूचर में डिस्कस करें, ठीक है, चैप्टर 2 के साथ। सो अब के लिए
आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू कि आपने मुझे अभी तक सुना. ओके, बाय बाय.